अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर कानून बनने से पहले ही ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया है, मगर इत्तेहादी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का यह हुक्म मुस्तरद कर दिया है और मुश्तरका बयान में कहा है कि कानून अभी बना भी नहीं, नाफिज भी नहीं हुआ, लेकिन एक मुतनाज़े और एकतरफा बेंच बनाकर इस कानून को जन्म लेने से ही रोक दिया गया है। महज एक अंदाजे और तसव्वुर की बुनियाद पर यह काम किया गया है। ये मुरवजा कानूनी तरीक़ाकार ही नहीं बल्कि मंतक के भी खिलाफ है। ये मफादात के टकराव की खुली और संगीन तरीन मिसाल है। हुकूमती बयान के मुताबिक ये अदल इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट की साख का कत्ल है। ये फैसला नहीं, वन मैन शो का शाखसाना है। इसे अदालती तारीख में सियाह बाब के तौर पर जगह मिलेगी। ये इकदाम खिलाफ आइन और पार्लियामेंट के इख्तियार को सल्ब करने के मुतरादिफ है। ये वफाक पर हमला और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस पर भी अदम एतमाद है। हुक्मरान जमातें इस अदालती नाइंसाफी को नामंजूर करते हुए इसकी भरपूर मज़ाहमत करेंगी, मगर हुकूमत के मुस्तरद करने से क्या फ़र्क पड़ेगा और हुकूमत क्या मज़ाहमत कर सकती है, ये हुकूमत से पूछेंगे। क्योंकि हुकूमत ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुताल्लिक बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करवाकर दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत को भेजा, मगर उन्होंने एतराज़ लगाकर वापस कर दिया, जिसके बाद 10 अप्रैल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने इस बिल को मंजूर कर लिया। मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद अगर सदर इसे मंजूर नहीं भी करते तो 10 दिन के बाद यानी 20 अप्रैल को यह कानून बन जाएगा, मगर इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बिल पर अमल दरामद से रोक दिया है। आज की समाअत के बाद जारी होने वाले ऑर्डर के मुताबिक ये बिल कानून साजी के अमल के एक ऐसे स्टेज पर पहुंच चुका है जहां मुकम्मल यकीन से कहा जा सकता है कि यह बिल बनने वाले एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की अक्कासी करता है और इस बिल का एक्ट बनना बस कुछ वक्त गुजरने की बात है। अब ना ही सदर और ना ही पार्लियामेंट खुद से इस बिल के मतन या इस अमल को बदल सकते हैं। ऑर्डर के मुताबिक अलबत्ता ये बिल अब तक कानून नहीं बना, लेकिन जब ये एक्ट बन जाए तो इसे कानून की ताकत मिल जाएगी। इसलिए इस बिल पर मौजूदा स्टेज पर गौर किया जा सकता है और इसका जायजा लिया जा सकता है और इस बिल पर बादी नज़र में मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर सवालात उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा अदलिया की आज़ादी को लेकर संजीदा मसाइल भी उठते हैं और कोई भी कानून साजी का अमल अदलिया की आज़ादी के साथ मुदाखलत करेगा तो इसकी बारीक बीनी से जांच पड़ताल होनी चाहिए। जिसके बाद अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा कि हमारे सामने ये सवाल है कि क्या अदालत के लिए ये मुनासिब होगा कि वो मौजूदा मामले पर कोई उबूरी ऑर्डर जारी करे। अदालत का 17 रुकनी फुल कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन दे चुका था कि आमतौर पर कानून की शिकें मुअत्तिल नहीं हो सकती, क्योंकि अदालत सिर्फ एक खास ऑर्डर, फैसले या इकदाम को मुअत्तिल कर सकती है जो हकाइक और हालात हमारे सामने पेश किए गए हैं हमारी नज़र में वो गैर मामूली हैं और बादियों नज़र में जो खदशात उठाए गए हैं वो ये जाहिर करते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ दखल अंदाजियों की सूरत में और सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को रेगुलेट करने की आड़ में अदलिया के काम में बराह रास्त और काफ़ी मुदाखलत हो रही है। उबूरी जायजे के तहत भी ये कहा जा सकता है कि अदलिया के काम में इस तरह की मुदाखलत उस वक्त शुरू हो जाएगी जब ये बिल एक्ट बन जाएगा और हमारी नज़र में इस हवाले से एंटीसिपेटरी ऑर्डर की सूरत में कोई उबूरी कदम उठाना चाहिए। इस हवाले से ऐसा कोई ऑर्डर जारी करना मुनासिब होगा ताकि ऐसे किसी भी फौरी खतरे को रोका जाए जिसका नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। इसलिए यह हिदायत की जाती है कि जैसे ही इस बिल को सदर की तरफ से मंजूरी मिल जाती है या ये मान लिया जाता है कि ऐसी कोई मंजूरी मिल गई है तो उसी वक्त से ताहुक्म सानी तक वजूद में आने वाले इस एक्ट का कोई असर नहीं होगा और ना ही इस पर किसी हवाले से अमल किया जाएगा। अदालती ऑर्डर के मुताबिक तीनों दरख्वास्तों से मुताल्लिक नोटिस जारी किए जाएंगे। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। अगर वो पेश होना चाहते हैं तो अपने किसी वकील की तरफ से हो सकते हैं। केस की समाअत 2 मई को सुबह 11:30 बजे होगी, यानी बिल को कानून बनने से पहले ही उस पर अमल दरामद रोक दिया गया है और समाअत भी 18 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई है। अहम बात यह है कि यह ऑर्डर मुत्तफिका है और 8 रुकनी बेंच में से किसी भी जज ने इख्तिलाफ नहीं किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के वकील 40 मिनट तक मुसलसल दलाइल देते रहे और इस दौरान जजेस खामोशी से दलाइल सुनते रहे। कोई सवाल भी नहीं पूछा गया। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि आप मौजूदा केस में अदालत से क्या चाहते हैं, तो दरख्वास्त गुजार के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल गैर आईनी करार दिया जाए। अदालत फैसले तक मुजवजा एक्ट को कानून बनने से रोक दे। अदालत ने हस्बा बिल डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में पार्लियामेंट की कार्रवाई का जायजा लिया था, तो इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हस्बा बिल
सदारती रेफरेंस की सूरत में आया था और गवर्नर को बिल पर दस्तखत करने से रोका गया था। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि वजारत कानून को फैसले तक मुजव्विज़ा एक्ट बतौर कानून नोटिफाई करने से रोका जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जायजा लेना है कि इस मामले में आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। समाअत के आखिर में चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील को ही बताया कि आपके मुताबिक अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है जिसको आइन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव की तरह अदलिया को भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये अहम मुकदमा है जिसमें अदलिया की आज़ादी का नुक्ता उठाया गया है। पार्लियामेंट का बेहद एहतराम करते हैं। अदालत मुजव्विज़ा एक्ट का जायजा लेना चाहती है। कोशिश करेंगे कि आइंदा समाअत जल्द से जल्द मुकर्रर की जाए। साथ ही जजिस की दस्तयाबी से ही आइंदा समाअत मुकर्रर की जाएगी। और फिर ये अदालती ऑर्डर सामने आ गया कि कानून बनने से पहले अदालत ने इस पर अमल दरामद रोक दिया है। मगर अहम बात यह है कि अदालती ऑर्डर जारी होने से पहले आज कौमी असेंबली में करारदाद मंजूर की गई थी जिसमें मौजूदा 8 रुकनी बेंच को तहलील करने का मुतालबा किया गया था। करारदाद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करने की मजम्मत करते हैं। आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ऐवान सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखता है। अदालत उज़्मा के हालिया मुतनाज़िर फैसलों से न सिर्फ मुल्क में आईनी बहरान पैदा हुआ बल्कि जानिबदारी का तासुर कायम हुआ। अदालत उज़्मा में तकसीम से भी यही जाहिर होता है कि फैसले गैर मुनसिफाना किए जा रहे हैं। 4 मोअज़्ज़िज़ जजिस की तरफ से दिए गए अक्सरियती फैसले को चीफ जस्टिस की तरफ से रद्द करना इंतहाई अफसोसनाक और उनकी जानिबदारी का मुंह बोलता सबूत है। करारदाद के मुताबिक ये ऐवान इस बिल को चैलेंज करने की दरख्वास्त को उजरत में समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने की मजम्मत करता है और 8 रुकनी बेंच को यकसर मुस्तरद करता है। इस बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज साहिबान को शामिल न करने और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी न रखने से बेंच की जानिबदारी आया है। जिसके बाद इस करारदाद में हाथ से लिखे हुए एक नुक्ते का इजाफा किया गया और कहा गया है कि ये बेंच मुजव्विज़ा कानून के बनने से पहले बनाया गया जो कि गैर ज़रूरी है, लिहाजा इस बेंच को तहलील किया जाए। कौमी असेंबली के इजलास से पहले हुकूमती इत्तेहाद ने भी इस हवाले से मुश्तरका एलामिया जारी किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुक्मरां जमातें सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल पर मुतनाज़े बेंच तश्कील देने के इक़दाम को मुस्तरद करती हैं। इस नौइयत का इक़दाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में इससे कबल पहले कभी देखने में नहीं आया। ये मुल्क की आला तरीन अदालत की साख ख़त्म करने और इंसाफ की आइनी अमल को बेमायनी करार देने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट की तकसीम से हुकूमत में शामिल जमातों के मौक़िफ़ की फिर तायद हुई है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से कोई जज बेंच में शामिल न करना भी अफसोसनाक है। हुक्मरां जमातें इस इक़दाम को पार्लिमान और उसके इख्तियार पर शब खून करार देती हैं। इस इक़दाम की भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। आईन पाकिस्तान की रोशनी में पार्लिमान के इख्तियार पर समझौता नहीं किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर आज़म के मुशीर कमरुज़्ज़मा कायरा और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौजूदा बिल को प्रीमेच्योर स्टेज पर सिलेक्टेड बेंच के सामने लगाया गया है जिसमें सीनियरिटी के तमाम उसूलों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। पार्लियामेंट के मामले में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौजूदा बिल को प्री मेच्योर स्टेज के ऊपर एक सिलेक्टिव बेंच बना के उसके सामने लगाना जिसमें कि सीनियरिटी के तमाम असूलों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। चीफ जस्टिस साहब खुद इस बेंच की सरबराही ना करें क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आज ये बेंच बना के एक तो पार्लियामान को उसके इख्तियारात को रोकने की ये जो सही हो रही है ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अगर इसी तरह चलेगा तो हम इसको इस तरह कबूल नहीं करेंगे। हर सूरत में फुल कोर्ट बेंच को तश्कील दिया जाए, कलेक्टिव विजडम हो और आखिर में कि यस हर तराजू का पल्ला बराबर होना चाहिए, इंसाफ हो और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अगर आईन और पार्लियामेंट का रास्ता अदालत के जरिए से रोकना अगर ये मिसाल बन गया तो फिर तो ये मुल्क चलना भी महाल हो जाएगा। कानून नहीं बना, अब तक स्टिल पेंडिंग है। उसको चैलेंज जो है ना वो बिफोर टाइम कर दिया गया। मैंने उस बेंच की फॉर्मेशन देखी तो मुझे केस की फिक्सेशन पे भी हैरानगी हुई और बेंच के मेंबर्स को देख के भी हैरानगी के साथ तकलीफ हुई। अब जहां इत्तेहादी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की समाअत को पार्लिमानी मामलात में अदालती मुदाखलत के तौर पर देख रही है और मौजूदा बेंच को तहलील करने का मुतालबा कर रही थी, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने इस हवाले से न सिर्फ आज समाअत की बल्कि ऑर्डर जारी करके कानून बनने से पहले ही उस पर अमल दरामद भी रोक दिया है, जिसके जवाब में इत्तेहादी हुकूमत ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है, जिस पर माहिर कानून भी इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि कानून बना नहीं है और अदालत ने बेंच बनाकर उस पर अमल दरामद से रोक दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 10 अप्रैल तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया था और ये मामला भी एक अहम रुख इख्तियार कर गया है क्योंकि हुकूमत मामला पार्लियामेंट में ले गई, जहां आज कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना और सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने इलेक्शन कमीशन को
फंड्स देने का बिल मुस्तरद कर दिया है। फिर इसके बाद आज ही कौमी असेंबली ने 21 अरब रुपए की फराहमी से मुतालिक बिल मुस्तरद कर दिया है। अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी खजाना, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कल के लिए अपने चैम्बर में तलब किया हुआ है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट अपने कल के नोटिस में वाजे कर चुकी थी कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए हैं। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुक्म अदूली है। अदालती हुक्म अदूली के नताइज कानून में वाजे और सबके इल्म में है। यानी अदालती नोटिस के बावजूद आज कौमी असेंबली और सेनेट में इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने से मुतालिक बिल को मुस्तरद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कल की समाअत मजीद अहमियत इख्तियार कर गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा ख़त्म हो जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, वफाकी वजीर, सीनियर रहनुमा नून लीग। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों ने आज सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद पार्लियामेंट की करारदाद भी आ गई, उसके बावजूद 8 रुकनी फैसला आ गया, जिसे अब से थोड़ी देर पहले इत्तेहादी रहनुमाओं ने इजलास करके मुस्तरद कर दिया। मगर आपके मुस्तरद करने से हो क्या सकता है, क्योंकि जो बिल बना है उस पर अमल खुद अदालत ने करना है कि जी 3 जजेस मिलके बेंच बनाएंगे और अपीलों का हक होगा या नहीं होगा। वो कैसे मानेंगे जब 8 रुकनी बेंच ने मुस्तरद कर दिया? शुक्रिया शाहजेब साहब। एक जानिबदार और जूनियर बेंच ने एक गलत मफरूज़े की बुनियाद पर आइन से मतसादम और इंतहाई कबल अज़ वक्त फ़ैसला दिया है, और उस पर जो एतराज़ात हैं वो आपको मालूम है कि हमारी तमाम इत्तेहादी जमातों ने वाज़े कर दिया है। आज पार्लियामान में भी जो करारदाद ने वाज़े कर दिया है। अब पहला ऑप्शन तो पार्लियामान के पास ये है कि हुकूमत से ज़्यादा कि जो पार्लियामान का हक है कानून साजी का, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, कि पार्लियामान इसी कानून को दोबारा पास कर दे और फिर वो सारा प्रोसेस करे जिससे हम गुजरे हैं। क्योंकि पार्लियामान का जो इख्तियार है, जो आर्टिकल 191 में भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कानून साजी के ज़रिए उसको रेगुलेट किया जा सकता है, आर्टिकल 191 ये कहता है। और ये जो असल आज के ऑर्डर में जिस पर हमें एतराज़ है, ये 2 दफ़ा कहा गया कि जी अदलिया की आज़ादी के ऊपर कोई कदगन लग रही है, जैसे मैंने कहा ये गलत मफरूज़ा है। तो हमने तो एक इख्तियार भी उसको हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ इख्तियार के इस्तेमाल को वसी किया है। और जिस तरह जस्टिस मुंसरुल अली शाह ने कहा था, क्योंकि जो 1 मैन शो था, ये कहा कि उसको फैलाकर जो सीनियर तरीन जज हैं वो ये फैसला करेंगे सुओ मोटो किस तरह लिया जाएगा। क्योंकि हमने ये देखा है कि अभी तक पिछले जो 2009 के बाद से अदलिया के फैसलों में खराबी की बहुत बड़ी बुनियाद जो है वो सुओ मोटो है, जिसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई उसके ऊपर तरीकेकार नहीं है। उसके तरीके जो अदालत के अंदर से भी आवाज उठी है, जहां जैसे मंसूर अली साहब ने 1 मैन शो का कहा, जहां जिस पावर को ड्रॉ करते हैं चीफ जस्टिस सुओ मोटो का जो 5 रुकनी बेंच का फैसला है, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो आज 8 रुकनी बेंच में शामिल थे, उन्होंने भी कहा था कि रूल्स बनने चाहिए, मगर अदालत ने खुद रूल्स नहीं बनाए। पार्लियामेंट बनाने लगी, अदालत ने उस पर अमल दरामद रोक दिया। अब ये 15 में से 8 रुकनी बेंच का फैसला है, किसी एक ने भी इख्तलाफ नहीं किया है। आपके पास रास्ता है नहीं इसको मुस्तरद करने का कि आप मुस्तरद कर दें तो होगा क्या? ये नहीं हो सकता कि जैसे 20 तारीख को एक कानून बनेगा तो आपके मुस्तरद करने की वजह से अदालत इस पर अमल दरामद शुरू कर देगी। क्या हुकूमत कुछ कर नहीं सकती है मुस्तरद लफ्जी तौर पर करने के अलावा? जी देखिए, आईनी मामलात में फिर पार्लियामान की जो कानून साजी का इख्तियार है, और सिर्फ कानून साजी का इख्तियार नहीं है। देखिए ठीक है, हम ये कहते हैं कि अदलिया, मुकन्नन और इंतज़ामिया 3 सतून हैं, लेकिन एक सतून जो है उसका जिक्र आइन के इब्तदाइया में है कि पाकिस्तान का इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के बाद अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। वहाँ मोहतरम अदलिया का जिक्र नहीं है, वहाँ किसी और इंतज़ामिया का जिक्र नहीं है, मुंतखब नुमाइंदों का जिक्र है इक़्तिदार आला के हवाले से। तो लिहाजा पार्लियामान की बहुत वसी इसमें है जो परव्यू है कानून साजी का, और उसके ऊपर वक्त से पहले मैं कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मगर जैसा आपने कहा कि हम दोबारा भी इसको पास कर सकते हैं, बट टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एक और केस है जिसकी कल समाअत होनी है, इन चैम्बर होनी है, मगर क्योंकि अदालत ने फैसला दिया था कि इंतखाबात के लिए फंड जारी करें, नहीं किए, दोनों कमेटीज़ ने मुस्तरद कर दिया, कौमी असेंबली ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत पार्लियामान के पीछे छुपना चाहती है, मगर अदालत हुकूमत के ऊपर हुकुम अदूली की वजह से एक कंटेम्प्ट लगा सकती है, जो कि वज़ीर आज़म पर लग सकती है, काबीना पर लग सकती है। आप कह रहे पार्लियामान पे लगा दें, तो वक्त की बड़ी अहमियत है कि आप इसको दोबारा पार्लियामेंट में ले जाएं, मगर ये आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इस वक्त में ये कानून बन जाता, जिसकी वजह से फुर्ती दिखाई दी आप। जी
वक्त अपनी जगह पर है, लेकिन वक्त ने यह भी साबित किया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो कहा था कि ये एक इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट है, एक साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट बन चुका है। या अभी जस्टिस अतर मिलाला ने कहा कि पॉलिटिशियंस इन रोब्स के मुनसिफ की कबा में सियासतदान हैं। तो ये इस बेंच की जिस तरीके से ये बेंच तश्कील पाया है, और इस बेंच के जब लिस्टिंग की गई तो पहले ही तमाम माहिरीन ने कह दिया कि फैसला तो हुकूमत के खिलाफ आना है। लेकिन मामला ये है कि यहां मैं फिर बड़े अदब से अर्ज करूंगा, मामला इससे पहले कि हम कुछ और डिस्कशन करें, अब पाकिस्तान के दो सतूनों के दरमियान है पार्लिमान और अदलिया, और इसके मामले में अदलिया के पास तीर हैं, हमारे पास अवाम का जिगर है जो पार्लिमान के पास है। तो लिहाजा वो तीर आजमाएंगे, हम भी जिगर आजमाएंगे। मकसद यही है कि सारी जो कंट्रोवर्सी है और सारा तनाव है उसका एक बड़ा सादा हल है कि मोहतरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक फुल बेंच बनाकर ये इन मामलात पर अपना फैसला दे दें। वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि हम फुल बेंच का फैसला कबूल करेंगे, और अगर हम इस पे नंबर गेम भी खेल लें कि ठीक है आज चीफ जस्टिस ने साबित किया कि उनके पास 8 जस्टिस हैं, तो फिर उनको फुल कोर्ट बनाने में क्या अमर माने है, जिसके बारे में हुकूमत कह चुकी है कि अगर तमाम 15 जज जो हैं बैठकर एक फैसला देते हैं, कोई भी उसमें नंबरिंग हो या डिसेंट हो, हम उसको कबूल करेंगे। तो ये बजाय ये कि वो एक शफाफियत का और इज्तिमाई दानिश का रास्ता इख्तियार किया जाए, या हम देख रहे हैं कि एक जानिबदार बेंच बनाकर कबल अज वक्त ये बिल्कुल गलत मफरूजा है कि पार्लियामान किसी भी तरह अदलिया की आज़ादी को जो है वो खुद मुख्तारी को कम करना चाहती है। हम तो अदलिया को आज़ाद करना किया था 2009 में, और अब पार्लियामान की कोशिश है और तमाम जमहूरी जमातें आपको नहीं लगता कि फुल कोर्ट का 2023 में अदल को भी आज़ाद किया जाए? जो फुल कोर्ट का मुतालबा है वो अदलिया के अंदर से लेके बार काउंसिल से लेके हुकूमत से लेके होता रहा, नहीं बना, आखिर में 8 रुकनी बना, और उसने वो कानून जो अभी बना भी नहीं था उस पर अमल दरामद रोक दिया। तो ये स्टेटमेंट है आपके लिए, जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने कहा था कि खामोश स्टेटमेंट था जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच में शामिल करना, जो आज 8 रुकनी बेंच में भी शामिल थे। तो अब तो मामला बजाय इसके कि आपकी डिमांड के मुताबिक फुल कोर्ट की तरफ जाए, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की तरफ जा रहा है। तो काबीना तैयार है या वज़ीर आज़म तैयार है कि जी कंटेम्प्ट में फारिग होने के लिए एक और वज़ीर आज़म तैयार है? जी, ये बहुत हम सब के लिए एक तशवीश का बायस होना चाहिए, जिसकी तरफ आप शाजिब साहब जिक्र कर रहे हैं, कि बजाय मामला आइन और कानून और अवाम की मंशा की तरफ होता, अब ये सिर्फ इख्तियारात के सरीह इस्तेमाल पर आ गया है कि जी चूँकि चीफ जस्टिस के पास एक सरीह इख्तियार है। और वो इख्तियार कहाँ से आया है शाजिब साहब? 44 साल पहले ये रूल्स बने थे जिनकी बुनियाद पर आज, और उस वक्त भी पाकिस्तान में फौजी आमरीत थी, तो लिहाजा 1980 में कवानीन बना दिए गए। उसके बाद किसी भी चीफ जस्टिस ने उस तरफ गौर नहीं किया, क्योंकि इससे पहले 2009 से पहले सुओ मोटो का इस्तेमाल जो है वो बहुत महदूद था। यहां हमने देखा है कि सुओ मोटो को पाकिस्तान के सियासी इंजीनियरिंग के लिए जो सियासी जमातें थी ऑपोजिशन में पहले, उनके हकूक को सलब करने के लिए, कुचलने के लिए और ओवरऑल मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए ये इख्तियार इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए अगर पार्लियामान ने ये कहा है कि अगर इख्तियारात को वसी किया जाए तो इसमें कोई कदगत नहीं होनी चाहिए। और साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं कि हुकूमत मुस्तरद तो कर रही है मगर कर क्या सकती है। दूसरी एक बात, 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस की और जस्टिस फाइसा की, उसके बाद ये इतलात आ रही थी कि शायद मामला बेहतरी की तरफ जाएं, क्यों नहीं गए, और आज इतलात आ रही हैं कि मामला और ख़राबी की तरफ गए हैं। जो कुछ अदालत के हवाले से इतलात आ रही हैं वो क्या मामलात हैं, क्या अंदर की खबर है, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। दो दिन पहले चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फाइसा की मुलाकात हुई थी। उसके बाद ये खबरें सामने आ रही थी कि मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, बर्फ पिघल सकती है, मगर फिर अचानक क्या हुआ कि 8 रुकनी बेंच बना और मामला यहाँ तक पहुँचे हैं और मजीद इख्तलाफात की अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मजीद इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। क्या मामला हो रहे हैं? सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स क़य्यूम सिद्दीकी साहब और हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद है। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे जिससे मुलाकात हुई, ये इंदिया दिया जा रहा था कि शायद मामला कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं। फिर ये 8 रुकनी बेंच का बनना, बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि 15 का अगर कोर्ट है तो 8 में 8-0 का आज फैसला आया। क्या हुआ? और इतलात आ रही है कि शायद मामला और ख़राब हो गए।
जी हाँ जाज़ेब, आपको याद होगा कि हमने कहा था और ये भी कहा था कि एक जुडिशल कमीशन के हवाले से कुछ जो है वो तजावीज़ दी गई जो तस्लीम की गई, लेकिन जो आपका सवाल था फुल कोर्ट के हवाले से और जुडिशल साइड के ऊपर जो कुछ हो रहा है उस हवाले से, तो उस पर मैंने कहा था कि कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन आज की जो होने वाली डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हंगामा खेज़ हैं। बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई हैं कि एक मरतबा फिर जब ये बेंच समाअत करने जा रहा था उससे पहले, और उन कोशिशों को जो है वो बहुत संजीदा लोगों ने जो है वो उसके अंदर समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जो रिस्पांस जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से मिला है वो रिस्पांस की बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि जो मामलात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं। और फिर अब जबकि ये पार्लियामेंट के इख्तियार के अंदर जो है वो इनक्रोच जिस तरह से आज के हुक्म के ज़रिए से फाजिल अदलिया की तरफ से किया गया है, उसने मामलात की संगीनी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और जो हमारे सोर्सेज हैं जो वो ये हमें बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, और बात यहाँ तक जा सकती है कि फिर घर को बचाने के लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ भी किसी को देना पड़ती हैं। तो अब बात जो है वो उन शायद वहाँ तक पहुंच गई है जहां पर अब कोई हतमी इक़दाम जो है वो हो जाएगा। हसात मलिक साहब, मैं आपको भी सुन रहा था तो आप भी ये बात कहते नजर आ रहे थे कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ मामला चला गया है। ये अचानक मुलाकात होना, बेहतरी की तवक्को पैदा होना, फिर ये सब हो जाना, ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली? बाकी मामला बहुत खराब हो गए। जी बिल्कुल शाज़ेब, इस वक्त जो सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट में वो बहुत गंभीर है और इख्तलाफात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं। कोई प्रैक्टिकली एफर्ट नहीं की गई कि जजेस में जो इख्तलाफात थे, जो उनके ग्रीवेंस थे, उनको दूर किया जाए। अल्टीमेट जो मामला था वो चीफ जस्टिस साहब ने ही इनिशिएट करना था। जो दूसरी साइड पे जो उनके रिजर्वेशन थी उनको दूर करना था, लेकिन वो इस तरह नहीं हुआ। जो खबरें चली कि जी वो मुतहरिक हो गए इख्तलाफात के ख़ात्मे के लिए, वो इस तरह की कोई चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली सामने नहीं आई। जो जस्टिस काजी फैसल के साथ भी जो मुलाकात थी उसमें कोई गर्म जोशी नहीं थी। अब जो आज जो डेवलपमेंट जो क़य्यूम सिद्दीकी साहब बता रहे हैं वो इतनी यानी आप कहें कि वो ऐसी हैं कि वो यहाँ बयान भी नहीं की जा सकती। तो मेरा ख्याल है कि वो अब जो है आज इस साइड ने तो अपनी जो स्ट्रेंथ शो कर दी, कार्ड अपने दिखा दिए 8 जजेस। अब 7 जजेस के पास क्या है, किस तरीके से चीज़ों को लेके जाते हैं, अब ये देखना होगा कि कल या परसों ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि एफर्ट जो करनी चाहिए थी वो करते तो मसला हल हो सकते थे। बहुत से जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में हैं वो चाहते थे कि चीज़ें एमिकेबली हों, और ये जो मैटर है जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात का, अगर इसमें फुल कोर्ट बन जाता तो मे भी मेजॉरिटी जजेस की राय यही होती कि रूल्स में अमेंडमेंट हो, लेकिन फुल कोर्ट नहीं बनाया गया और अपने हमख्याल जजेस के अलावा एक जज भी दूसरी साइड पे नहीं लिया गया। ये बहुत ही गलत तसर दिया गया। और जो है वो जब आपने पूरे टिनोर में जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस सरदार तारिक को साथ ना बिठाएं, जुडिशल कमीशन में आपकी मेजॉरिटी ना हो, तो आप जजेस की अपॉइंटमेंट जो नॉमिनेशन ही ना दे रहे हो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब मामला आता है तो आप किसी के खिलाफ कंप्लेन आता है तो आप कहते हैं जी मैं साथ खड़ा हूं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि दूसरी साइड के पास लीगली तो मुझे नहीं समझ आ रही कि उन 7 जजेस के पास कोई ऑप्शन है। गवर्नमेंट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस को इख्तियारात इतने लामुतनाई दे दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में। फिर उसके बाद जो जजमेंट खुद ही चीफ जस्टिस और उनके जो लाइक माइंडेड जजेस ने लिखी हैं उनमें इतने ज़्यादा इख्तियारात हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म की काम हो जो चीफ जस्टिस के हवाले से हो, क्योंकि चीफ जस्टिस इस वक्त उनको मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है और हर जो फाइनल अथॉरिटी जो है उनको उनके अपने फैसलों ने दे दी है। ज़ाहिर उन्होंने खुद ने भी नहीं रूल्स बदले हैं। हालांकि जस्टिस मुनीब अख्तर जिनके फैसले का हवाला दिया गया उन्होंने भी ये बात कही थी। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, अब हुकूमत कह रही है मुस्तरद करते हैं फैसले को, 8 रुकनी बेंच का फैसला है, बगैर किसी इख्तलाफ के फैसला है, हुकूमत कर कैसे सकती है मुस्तरद? क्योंकि अगर कानून बन भी गया, अदालत का फैसला है, अदालत ने अमल दरामद कराना है कि 3 लोग मिलके बनाएंगे बेंच या फिर चीफ जस्टिस अकेले बनाएंगे, रिव्यू का और अपील का इख्तियार होगा नहीं होगा। हुकूमत मुस्तरद कर भी दे तो क्या कुछ हो सकता है?
देखें वो बिल्कुल जाहिर है, लेकिन जो डेवलपमेंट्स और तरफ से हुई हुई हैं, जिसमें जो 4 फाजिल जज साहिबान हैं उनके जो अदालती फ़ैसले आए हैं, उन फ़ैसलों के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा मवाद मौजूद है जो अगली पेशरफ्त का पेश ख़ैमा जो है वो बन सकता है। और इस हवाले से आज भी अब ये देखें कि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि चीफ़ जस्टिस का इख्तियार और चीफ़ जस्टिस बेंच तश्कील दे रहा है और ख़ुद उस बेंच के अंदर बैठा है। तो एक ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और फिर जो अदालती ज़ाब्ता अखलाक है, उस हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ात के ऊपर उठ चुके हुए हैं। और उनमें जो है जिसको हम आम फहम के अंदर जुडिशल मिसकॉन्डक्ट की बात करते हैं, तो अब उसमें अगर हम देखें तो वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का जो फ़ैसला आया था उसमें एक नोट भी है जस्टिस इजाज़ अहमद का कि अगर जज के ख़िलाफ़ जो अगर वो चीफ़ जस्टिस हो किसी का भी, क्योंकि वो जज जो है उसने भी इस बात का चीफ़ जस्टिस ने भी हल्फ उठाया होता है कि वो अदालती ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद होगा, और अगर रेफरेंस आए तो फिर चीफ़ जस्टिस को नहीं बैठना पड़ेगा, वहाँ पर बैठना चाहिए। लेकिन जो बात है मैं आपको बताऊं कि जो कोशिश जिसकी तरफ हसनात भी इशारा कर रहे थे कि कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई है, आज बहुत संजीदा कोशिश हुई है, बहुत कुछ समझाने की कोशिश हुई है। और यहाँ तक हुआ कि समझाने वालों ने ये भी मिसाल दी हज़रत अली के दौर के एक वाक़े की कि एक माँ का केस आया कि बच्चे की कस्टडी का, तो जब दो माएँ जो हैं वो उसका क्लेम कर रही थी, तो काजी ने ये फ़ैसला किया कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। और जो असल माँ थी उसने कहा मैं आप ये बच्चा दूसरे को दे दें। ये भी मिसाल जो है वो दी गई, लेकिन मामलात इससे भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। दूसरा फरीक किसी तरह से भी किसी बात पे तो वो कह रहे हैं कि दूसरा फरीक किसी बात पे तैयार नहीं है। साथ में आप भी क्विकली बताएगा, फिर कुछ हो सकता है? चीफ जस्टिस के पास मेजॉरिटी भी है, लामहदूद इख्तियारात भी हैं, जो उन्होंने आज ज़ाहिर स्टेटमेंट है 8 रुकनी बेंच से बगैर किसी इख्तिलाफ के फैसला देने का। जी बिल्कुल, मेरा भी यही है कि एफर्ट इस साइड से नहीं हुई चीफ जस्टिस साहब और इनकी तरफ से, और बिल्कुल खामोशी और जो काम करना हो है वो कर रहे हैं। और मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि हुकूमत के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त चीफ जस्टिस साहब के हवाले से। जो भी वो करेंगे वो फाइनल अथॉरिटी होंगे। अब उनके जो ब्रदर जजेज हैं 7, वो क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, अब ये चीज़ें वो खुद ही आगे जो है वो चीज़ें आ जाएंगी सामने। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से चीज़ें चलाई गई हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी को नहीं मलूज़े हाल रखा गया, रूल्स को, प्रोसीजर को जो है वो नहीं उनको देखा गया, और सारा सिर्फ फोकस जो था वो जो उनका ऑब्जेक्टिव्स है वो उस पे हैं, और वो किसी चीज़ पे वो अमूमन अदालतों में ये होता है कि ड्यू प्रोसेस के साथ ही इंसाफ किया जाए, तो ना यहाँ ड्यू प्रोसेस हो रहा है ना इंसाफ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब देखें जो अगले 2-3 दिन हैं उनमें क्या पेशरफ्त होती है, किस तरीके से चीज़ें। बहुत शुक्रिया, राय आपने सुनी है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। अब हुकूमत और क्या कर सकती है इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। इत्तेहादी हुकूमत ने 8 रुकनी बेंच का ऑर्डर मुस्तरद कर दिया है, मगर हुकूमत कर क्या सकती है? हमारे साथ कमरुज़्ज़मा कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब, आज आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, आपने भी तनकीद की, मुतालबा भी किया, बाद में एक करारदाद पार्लियामान से मंजूर हुई जिसमें 8 रुकनी बेंच की तहलील का मुतालबा किया गया, मगर तहलील तो क्या होती, उस बेंच ने उस कानून पर ही अमल दरामद रोक दिया है जिसे अभी बनना है। अब पार्लियामान क्या करेगी? पार्लियामान के पास अपने बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन शाहजेब साहब जिन खदशात का हम इजहार कर रहे थे वो खदशे अब सामने आ गए। देखिए ना, हम ये बात समझ रहे थे कि शायद कुछ वक्ती तौर पे जो गुस्सा या कोई एक जान की कैफियत आई, जो भी एक तनाव सा पैदा हुआ, शायद उसमें कुछ बेहतरी आ जाए। लेकिन अदालत ने जिस तरह ये बेंच तश्कील दिया, अब देखें ना, आप अपने ईमान से बताइए, मुझे छोड़िए इस बहस को कि मैं बेंच को कैसे समझता हूँ, अदालत को कैसे समझता हूँ। जब ये बेंच सामने आया, आपने नाम पढ़े, आपके जहन में क्या आया कि क्या ये न्यूट्रल बेंच है?
तो ज़ाहिर कोर्ट रिपोर्टर्स ने भी इस हवाले से सवालात उठाया। हमने बेंच की तश्कील के जो मामलात हैं वो कल भी आवाम के सामने रखे थे। इसमें सीनियर जजेस नहीं है 2, वो 4 जजेस नहीं है जिन्होंने चीफ जस्टिस से इख्तलाफ किया। मगर मसला ये है कि अब मामला काफ़ी सियासी हो गया है अदालत की तरफ से माज़रत के साथ, क्योंकि नज़र आ रहा है कि आप लोग फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे थे, उन्होंने 8 रुकनी बेंच बनाया, फैसला आ गया। पहले खुद चीफ जस्टिस कह चुके मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से कि मैंने खामोश पैगाम दिया था, तो ये भी एक पैगाम ही है फिर कि जी 15 जजेस हैं जिसमें से 8 मेरे साथ खड़े हैं, 8-0 से मैंने पार्लियामेंट की वो कानून साजी ही पर अमल दरामद रोक दिया जो भी कानून बना ही नहीं है। तो फिर अब आप क्या करेंगे? ये सूरत हाल यकीनन तकलीफ दे भी है और अफसोसनाक भी है, और इस सूरत हाल से मजीद डेडलॉक्स पैदा होंगे। पार्लियामान सरेंडर तो नहीं करेगी। एक बात तो तयशुदा है कि पार्लियामान सुप्रीम है, आवाम की नुमाइंदा इदारा है, उसको न सरेंडर करना है न उसकी कोई वजह है। अदालत को देखना होगा कि अपनी न्यूट्रलिटी अदालत जो है वो बहाल रखे। अगर इस तरह के फैसले करेंगे तो अवाम के अंदर उनका तासुर क्या होगा? अवाम का तासुर खराब होगा। आपने इससे पहले जो कुछ किया उससे क्या हुआ? 9 रुकनों से चल के 3 पे आया और 3 का जो फैसला आया उसके सूरत हाल क्या बनी? 3-2 और 4-3 के फैसलों के क्या तमाशे बने? अब अनफॉर्चुनेटली ये लफ्ज इस्तेमाल हो जाते हैं, तकलीफ होती है, ऑनेस्टली तकलीफ होती है ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए भी। लेकिन अदालत को देखना होगा कि अगर उन्होंने इस तरफ जाना है और इतनी इंतहा पे जाना है कि एक कानून, यानी आज आपने क्या फैसला किया? सदर बुनियादी तौर पे पार्लियामान का हिस्सा होता है। पार्लियामेंट जो है ये सदर, कौमी असम्बली और सेनेट, ये 3 उसके कंपोनेंट हैं, और इनके दरमियान अभी ये प्रोसेस चल रहा है और आपने उस कानून के ऊपर फैसला दे दिया कि उसको स्टे कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आप पार्लियामेंट के प्रोसेस को होल्ड कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर होने वाली उस डिबेट को, उसकी पावर को, उसकी ऑटोनॉमी को, उसकी सुप्रीमेसी को आप अंडरमाइन कर रहे हैं। कोई नहीं करने देगा। ये कुछ ही सूरत कबूल नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि कबूल नहीं होगा, सरेंडर नहीं करेगी पार्लियामान, मगर पार्लियामान कर क्या सकती है? जब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट एक कदम आगे बढ़ी है। पहले रिएक्टिव होता था कि कानून बन गया उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, अब तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है कि कानून बना नहीं उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तवक्को थी आप लोगों को कि कानून बन जाएगा, उसके बाद जो बेंचेस बनाने का इख्तियार सुमोटो का इख्तियार है उसके ऊपर फिर अपील का इख्तियार मिल जाएगा, 3 जजेस मिलकर बेंच बना रहे होंगे या सुमोटो ले रहे होंगे। अब तो ये हो ही नहीं सकता, कानून बन भी गया तो नहीं हो सकता। तो पार्लियामान अब कर क्या सकती है? पार्लियामान जो आइन बना सकती है, इन इदारों को पैदा कर सकती है, इनके असूल तय कर सकती है। ताकतवर तो बहुत है। इस वक्त बहुत नाजुक वक्त है और बहुत टेढ़ा लम्हा आ गया है, और दिन ब दिन हम और उलझते जा रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि उस डेड एंड पे पहुंच जाएं कि आईनी रास्ते बंद हो जाएं। ये उससे बचने की कोशिश है। हम आज भी कोशिश कर रहे हैं। हमने एक कमेटी भी बनाई है, सियासी जमातों से मुज़ाकरात की, और तवक्को करते हैं कि कोर्ट के अंदर भी ये बात, वहाँ भी ये सेंस प्रिवेल करेगी, और वहाँ पे भी ये जो मुशावरती अमल है इसके जरिए ही आगे बढ़ने का रास्ता पैदा किया जाएगा। वरना इस कौम मगर खैर साहब, उधर तो नजर आया कि चीफ जस्टिस की फाइज साहब की मुलाकात हुई, उसके बाद ये तासुर पैदा हुआ कि शायद मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, मगर उसके अगले दिन 8 रुकनी बेंच बन गया। उसमें वो जजेस शामिल नहीं थे जिनका पहले ही एतराज़ है कि उन्हें अहम बेंचेस में नहीं शामिल किया जाता, और आज ये फैसला आ गया। आपकी जो कमेटी बनी है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बनाई है, इसमें आप भी शामिल हैं। वो क्या तहरीक इंसाफ से भी जाके मुलाकात करेगी? क्योंकि आज तो आप लोगों ने शाहज़ैन बुगटी साहब से मुलाकात की, आपने गिलानी साहब ने, नवीद कमर साहब ने, तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात करेगी? कब करेगी? क्या एजेंडा है, क्या मैंडेट है? अभी तहरीक इंसाफ से तो नहीं, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इत्तेहादियों से कि उन्हें इस बात पे कायल करें और उन्हें सॉफ्ट करें कि खान साहब के रवैये से जो हमारे रवैयों में भी तलखी आ गई है, सख्ती आ गई है, इसको नरम करें और डायलॉग का रास्ता ओपन करें ताकि बेहतरी का कोई रास्ता निकल सके, ये डेड एंड में दाखिल ना हो। उसके बाद यकीनन सियासी जमातों के इत्तेफाक से ही हम अपोजिशन गवर्नमेंट की जो मुज़ाकरात हैं उसका भी डोल डालेंगे। ये कोशिश है, इसमें कितने कामयाब होते हैं अल्लाह करे, क्योंकि यही वे फॉरवर्ड होगा और इसी से ही बेहतरी के रास्ते पैदा होंगे। लेकिन शाहजेब साहब, गुजारिश है कि सियासी जमातें हों, इदारे हों, अदालतें हों, कोई जो भी जिसका रवैया और वतीरा भी बिल्कुल फ्लेक्सिबल न रहे और अल्टीमेटली वो हालात के तहत न चले, तो फिर उसके लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं, वो सियासत हो या कोई और। मैं नहीं समझता कि हमें उस तरफ जाने की ज़रूरत हो, अल्लाह ना करे वो वक्त आए। लेकिन
पार्लियामेंट अगर चीजें पैदा कर सकती है तो उनको तब्दील की जा सकती है। बहुत शुक्रिया कमर वगैरह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, हमें तहरीक इंसाफ को भी दावत दी ताकि उनका मौक़िफ़ भी आवाम के सामने आए, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज प्रोग्राम इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।